देखिए, आज जो है क्लास 12th का जो बिजनेस स्टडी है, जिसमें छठा चैप्टर है संगठन, उसके कदम या प्रक्रिया, है ना, जिसमें संगठन के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। संगठन का ढांचा जो होता है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकते हैं, है ना। औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्ति के मध्य संबंध दो प्रकार से हो सकते हैं। प्रथम वो जो निश्चित हो और परिभाषित कर दिया जाता है, दूसरे अनिश्चित हो, परिभाषित नहीं रहता है। औपचारिक संगठन है ना। औपचारिक संगठन में क्या होता है कि औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों के अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्यों और पारस्परिक संबंध को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है ना। इसमें क्या होगा कि ये निश्चित रहता है ना, कि जो भी व्यक्ति ऐसे संगठन में सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। संगठन संरचना या निर्माण के संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होगा कि औपचारिक संगठन में जो भी व्यक्ति है ना, प्रबंध के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, तो उसका कार्य के अनुसार व्यक्ति की जो क्षमता होगा, उस व्यक्ति का अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, इस सबको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाएगा, है ना, कि तुम्हारा काम इस प्रकार से है, तुम्हारा अधिकार ये है, ये नहीं कि तुम सब काम कर सकते हो, है ना। उसमें अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य को जो है पहले ही परिभाषित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा संगठन जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर ऐसा संगठन जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों के अधिकारों, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों व्यक्तियों के अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को पारस्परिक संबंधों को परिभाषित कर दिया जाता है। है ना। औपचारिक संगठन में ऐसे संगठन से आशय है जिसमें प्रबंध का जो भी प्रत्येक स्तर का व्यक्ति होगा, उसके अधिकार और उत्तरदायित्व या कर्तव्यों को, पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित कर दिया जाता है ना। ऐसे संगठन में सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है।
ऊपर से नीचे की ओर होता है ना। ऐसे संगठन में क्या होगा कि प्रबंध का जो भी स्तर होगा, व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व का जो भी अधिकार है, उसमें संगठन में सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर होगा। संगठन संरचना का निर्माण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। और सत्ता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों क्रिया समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है, उसे औपचारिक संगठन कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि पहले जानबूझकर जो समन्वित किया जाता है कि भाई हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति समन्वय हो जाता है, आपस में तालमेल कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? औपचारिक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन की विशेषता। लक्षण या विशेषता। औपचारिक संगठन की लक्षण या विशेषता क्या होगा? इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है। इसमें जो परिभाषित होगा वो आपसी संबंध का होता है। ऐसे व्यवस्था जिसमें प्रबंध के स्तर पर आपसी संबंध की स्पष्ट व्याख्या हो, सभी को अपने अपने अधिकार और दायित्व का जो है पता होता है कि हमको किस किस चीज़ का अधिकार दिया गया है, किस चीज़ का दायित्व दिया गया है ना। दूसरा, यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है। यह नियमों और कार्य विधियों पे क्या होता है? आधारित होता है। ऐसे संगठन में पूर्व निर्धारित नियम एवं कार्य विधियों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। अब ये संगठन है, इसमें जो पहले निर्धारित है आपको उस प्रकार से कार्य करना आवश्यक हो जाता है। तीसरा, यह कार्य विभाजन पे आधारित होता है। यह कार्य विभाजन पे क्या होता है? आधारित होता है। औपचारिक संगठन का मुख्य कार्य विभाजन होता है और यह आधार जो है विभिन्न विभागों के एक दूसरे से संबंधित होता है ना। यह कार्य विभाजन पे आधारित होता है, इसमें कार्य अलग अलग सबका होता है। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। यहाँ संस्था के उद्देश्य को सफलता प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह अव्यक्तिगत होता है। यह क्या होता है? अव्यक्तिगत होता है। इसमें अंतर्गत व्यक्तियों की व्यक्तिगत भावना को अनदेखा कर कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नहीं काम का महत्व दिया जाता है ना। इसमें व्यक्ति का नहीं काम का महत्व दिया जाता है।
एक बार हम औपचारिक संगठन के बारे में फिर से रिपीट करते हैं। संगठन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार तो है औपचारिक संगठन, यानी कि ऐसे संगठन जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों के अधिकारों, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को पारस्परिक संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है ना, कि कौन से व्यक्ति का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य होगा और उसमें जो है उत्तरदायित्व क्या होगा, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है। सत्ता का जो हस्तांतरण होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। औपचारिक संगठन की लक्षण है या विशेषता है। पहला है कि इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है। दूसरा, यह नियमों और कार्य विधियों पर आधारित होता है ना। तीसरा, यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है। चौथा, यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। और पांचवा, यह अव्यक्तिगत होता है ना। ये था औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन की विशेषता या लक्षण। देखिए, अब जो है अनौपचारिक संगठन के बारे में जानते हैं, है ना। औपचारिक संगठन था, अब ये अनौपचारिक संगठन में क्या होगा कि ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि अनायास ही पारस्परिक समान हितों, रुचियों, धर्म एवं संबंधों के कारण हो जाती है। इस संगठन की मुख्य विशेषता है आपसी संबंधों की मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण प्रकृति, है ना। इससे पहले पढ़े कि वह जानबूझ के बनाया जाता था, है ना, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो स्थापना होगा वो जानबूझ के नहीं किया जाता है, बल्कि अनायास अचानक हो जाता है ना, अपने हित के लिए, रुचि के लिए, धर्म के लिए, इस प्रकार से। इसकी विशेषता है मैत्रीपूर्ण की सहयोग या प्रकृति। ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती है, बल्कि अनायास ही पारस्परिक समान हितों, समान हितों, रुचियों, धर्म एवं संबंधों के कारण है ना। ऐसे संगठन होगा जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं किया जाता है, बल्कि अनायास पारस्परिक समान हितों, रुचियों और धर्म एवं संबंधों के कारण हो जाता है। इसकी विशेषता है इसकी आपसी संबंधों की मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण प्रकृति। इसमें सहयोग की भावना की होती है ना, सहयोग की जाती है। हाँ,
देखो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है ना, कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है, बल्कि उसकी इच्छा होता है, उसका जो पसंद होता है कि हम इसको सहयोग कर दें, है ना। तो सहयोग की भावना से जो है क्या करते हैं, वो अनौपचारिक संगठन में जो है स्थापना करते हैं। ठीक, अब है अनौपचारिक संगठन की विशेषता। अनौपचारिक संगठन में विशेषता क्या होगा, अनौपचारिक संगठन पर आधारित, यह अनौपचारिक संगठन पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्ति के मध्य की अनौपचारिक संबंध होता है। अनौपचारिक संगठन पे आधारित। दूसरा, इसके लिखित नियम एवं प्रक्रिया नहीं होती। इस संगठन में आपसी व्यवहार के लिए कोई लिखित नियम या प्रक्रिया नहीं होती, फिर भी इसकी आपसी समूह परंपरा होती है ना। इसमें क्या होगा कि कोई भी लिखित जो है प्रक्रिया नहीं रहता है ना। ये सहयोग की भावना है, कौन किसको सहयोग करेगा, इसमें जो है कोई लिखित का भावना नहीं रहता है। दूसरा, स्वतंत्र संदेश वाहन श्रृंखला। अगला तीसरा, स्वतंत्र संदेश वाहन श्रृंखला। इसके अंतर्गत एक निम्न स्तर के व्यक्ति उच्चतम स्तर के व्यक्ति के साथ सीधा संबंध हो सकता है। संदेश वाहन के प्रवाह की स्पष्ट नहीं किया जाता है ना। उसमें तो कार्य को जो है बांट दिया था कि तुम्हारा क्या अधिकार है, उसका क्या अधिकार है, इसमें इस प्रकार से नहीं होगा। यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता है। अब अनौपचारिक संगठन की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों और रुचियों के आधार पर किया जाता है। यह व्यक्तिगत होता है। संदेश वाहन, हाँ, यह व्यक्तिगत होता है ना। एक बार और हम अनौपचारिक संगठन की जो है, हाँ रिपीट कर दे। अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती है ना, बल्कि यह अनायास पारस्परिक समान हितों या रुचि या धर्म या संबंधों के कारण हो जाती है। इसमें आपसी सहयोग की जाती है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है क्योंकि उसकी इच्छा है ना। तो कोई लिखित का जो है कोई प्रमाण का जरूरी नहीं है। विशेषता क्या है अनौपचारिक संगठन की, अनौपचारिक संगठन पे आधारित, इसके लिखित एवं प्रक्रिया नहीं होती है ना। ये स्वतंत्र और संदेश वाहन श्रृंखला होता है। यह जानबूझकर जो है स्थापित नहीं किया जाता है और यह व्यक्तिगत होता है। तो ये थे संगठन के वर्गीकरण है ना, औपचारिक और अनौपचारिक।